नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों। आपको याद होगा पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे एक कहानी यह भी, क्षितिज भाग 2 से पाठ संख्या 14, जो मन्नू भंडारी की आत्मकथा का अंश है। और हमने उनके पिता के साथ उनके टकराहटों पर बात की थी। उन टकराहटों को दिखाने के लिए लेखिका 2 प्रसंगों का जिक्र करती है। आज पाठ की शुरुआत में हम उन 2 प्रसंगों के बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत ही विस्तार से इन दोनों प्रसंगों के बारे में लेखिका बताती हैं। एक बार क्या हुआ था कि पिताजी को कॉलेज के प्रिंसिपल ने बुलाया। उन्होंने बुलाते हुए जो पत्र लिखा उसमें लिखा कि क्यों नहीं लेखिका की गतिविधियों के कारण उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। अनुशासनात्मक कार्यवाही क्या होती है? मतलब कि अनुशासन भंग करने का आरोप था लेखिका पर, और उनकी प्रधानाध्यापिका लिख रही थी कि क्यों नहीं उनको कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाए। स्कूल या कॉलेज से सस्पेंड कर दिया जाता है, रेस्टिकेट कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी, तो उस ज़माने में भी थी। तो यही पत्र में लिखा हुआ था। यह सुनते हैं, ये पढ़ते हैं, पिता आग बबूला हो गए। अब आग बबूला का क्या अर्थ होता है? आग बबूला यानी कि अत्यंत क्रोध में आ गए। उनको लगा कि मन्नू से पहले के बाल बच्चों ने, बड़े बच्चों ने मुझे जो दिन नहीं दिखाया वह इस लड़की ने दिखा दिया। इसने मेरी नाक कटवा दी। अब कॉलेज की प्रिंसिपल मुझे लेटर लिखकर बुला रही है और धमकी भी दे रही है कि इसको कॉलेज से बाहर निकाला जा सकता है। इन सब कारणों से जो वो एकदम बमक गए थे, तो चले गए कॉलेज। मन्नू डर के मारे पड़ोस में कहीं जाकर छिप गई। उन्होंने सोचा कि पिताजी का गुबार निकल जाए। गुबार निकल जाए यानी कि गुस्से का जो ये उनके अंदर भरा हुआ है, कॉलेज से बातें सुनकर आएंगे और मुझे सुनाएंगे, मुझे डांटेंगे, कुछ ना कुछ धमकाएंगे, तो ये सब शांत हो जाए, 1-2 दिन बीत जाए, तब घर आऊँगी। लेकिन माँ ने आकर बताया पड़ोस में ही कि पिताजी तो बड़े खुश हैं। बहुत ही आश्चर्य हुआ मन्नू को कि ऐसा क्या हो गया कि पिताजी बहुत खुश हैं और गर्व कर रहे हैं। जब वो वापस आई तो पता चला कि कॉलेज की सारी लड़कियां जो उनके रोब में हैं या उनकी बात मानती हैं, प्रिंसिपल को जो ये डर है कि मन्नू के एक इशारे पर कॉलेज में हड़ताल हो सकता है या लड़कियां कक्षाएं छोड़कर बाहर चली जाती हैं, तो इस रोब दाब के चलते प्रिंसिपल बहुत ही मुश्किल में थी। पिताजी को इस बात से बहुत गर्व हुआ। उनको लगा कि यह आंदोलन तो पूरे देश की पुकार है। मतलब उनको लगा या नहीं लगा, लेकिन प्रिंसिपल के सामने उन्होंने ये बात कही कि आंदोलन तो इस समय आज़ादी की पुकार है और देश का काम है, इसे कोई भी नहीं रोक सकता है। लेखिका अवाक थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके पिताजी ऐसे हो गए। अब यहाँ पे हमें ध्यान देने की बात यह है कि मन्नू जी के पिता क्यों ऐसे होकर आए थे। उनको अपने सामाजिक छवि की, जो वो मुख्य धारा में रहते थे, समाज के लोग उनकी बातें मानते थे, उस छवि की बहुत ही पहचान की उनको अंदर से एक तलब थी। उनके मन में इच्छा थी कि लोग उसी तरीके से उनको प्रसिद्ध या यश में डूबा हुआ देखें। अब मन्नू जी को जब कॉलेज में देखा कि लड़कियां उनकी प्रसिद्धि के आगे कहीं ना कहीं उनके नियंत्रण में हैं, उनकी बातें सुनती हैं, वह नेता हैं, वह उनकी लीडर हैं, तो ये बात उनको बहुत अच्छी लगी और वहाँ पर उनका गुस्सा जो है वह काफूर हो गया, उनका क्रोध गायब हो गया और वह क्रोध गर्व में बदल गया। अब जो दूसरा प्रसंग है ये है कि आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा। अब आपको ज़रा सा ये मैं इतिहास में लेकर चलती हूँ कि आज़ाद हिंद फौज जो है वह क्या है। इसी क्षितिज में आपने पहले एक पाठ पढ़ रखा है, नेताजी का चश्मा। उसमें भी आज़ाद हिंद फौज का जिक्र हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश की आज़ादी के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो सारे फौज के लोग पकड़े गए तो उनके ऊपर मुकदमा चला, क्योंकि वे अंग्रेज़ों के खिलाफ थे विश्व युद्ध में। तो अंग्रेज़ जो भारत के शासक थे, भारत भी उनका उपनिवेश था। अंग्रेज़ों ने इसी देश में उनके खिलाफ मुकदमे चलाए और आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस की तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन बाकी जो सारे लोग थे वह जेल में कैद थे और उन पर कई सारे दफ़े में उनको फांसी देने की सज़ा के लिए मुकदमे चल रहे थे। तो आपको मैं यहाँ पर एक और तथ्यात्मक बात बता दूँ कि उस मुकदमे को जवाहरलाल नेहरू ने लड़ा, लेकिन जब वह मुकदमा चल रहा था
वकील थे जवाहरलाल नेहरू और वह मुकदमा केस में चल रहा था। उन दिनों देश में बहुत ही हड़तालें हो रही थी, विरोध हो रहा था अंग्रेज़ों का कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, हमारे देश से जाओ, और जो लोग हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं उनको किसी तरह की सज़ा देने के लिए ये मुकदमे मत चलाओ। इसके लिए हड़ताल में सबको बंद, स्कूल, कॉलेज, दुकानें, ये सारी चीज़ें बंद कराई जा रही थी। शाम के समय छात्रों के समूह ने तय किया कि हम चौराहे पर इकट्ठा होंगे और सबको इसके लिए प्रेरित करेंगे कि सभी इस बंद में हमारा साथ दें। लेखिका भी वहाँ पर मंच से जोशीला भाषण दे रही थी और उसी समय पिताजी के एक मित्र थे, होते हैं ना हमारे दोस्त या रिश्तेदार ऐसे जो आके चुगली करते हैं, तो उन्होंने पिताजी की अच्छी लू उतारी मतलब कि उनको एक तरह से अच्छी तरह से धोया, सुनाया कि तुम्हारी मन्नू जो है वह बहुत ही ज़्यादा हद से बाहर चली गई है, अपनी सीमाओं से बाहर चली गई है, कैसे लड़कों के साथ घूम रही है। होते हैं हमारे कुछ ऐसे रिश्तेदार जो बाल बच्चों, आप लोग के भी माता पिता के कान भरने आते होंगे, है ना, कि आपका बेटा ये कर रहा है, आपकी बेटी वो कर रही है। उसी तरीके से उनके पिता के ये मित्र थे, आए कि हुड़दंग मचाती हुई लड़कियां क्या आपके हमारे घर में शोभा देती हैं, अपनी लड़की को कब्जे में रखो, ये क्या बात हुई। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, पिताजी की सामाजिक छवि को चोट पहुँची। पिताजी फिर क्रोध से भन-भना उठे। दरअसल वो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन हुआ ये कि जिस दिन उनके ये मित्र कान भर के गए थे, चुगली करके गए थे, उसी दिन जब मन्नू भंडारी वापस आई तो उनके साथ बैठे हुए थे अजमेर शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा कि जैसे वो कमरे में घुसी, उस समय लेखिका को देखते ही उन्होंने खूब प्रशंसा की और कहा कि मैं तो गुजर रहा था और चौपड़ पे जब तुम्हारा भाषण सुना तो मुझे लगा कि इतना अच्छा बोल रही है लड़की, मैं आके भंडारी जी को बधाई दूं, और ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऊपर बधाई देने के लिए ही मैं तुम्हारे घर आया हूँ, मुझे तो तुम पर गर्व है। जैसे जैसे पिता ये तारीफ सुन रहे थे, उनका क्रोध धीरे 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 शांत हो गया और गर्व में बदल गया। कहाँ तो वो बगल का एक कोई ऐसा दोस्त आके चुगली कर गया और कहाँ इतने सम्मानित जो है अम्बालाल जी तारीफ़ करके गए। तो अब लेखिका यहाँ पे कहती हैं कि मेरे पिता जो हैं वह कई अंतर्विरोधों में जी रहे थे। हम सभी मनुष्य हैं, हम सभी अंतर्विरोधों में जीते हैं और हमारे अंतर्विरोधों की खूबसूरती ये है कि हम उसको स्वीकार कर लें। पिता के अंतर्विरोधों को क्योंकि मन्नू भंडारी ने स्वीकार कर लिया, तभी वो जीवन में इतना आगे बढ़ पाई, ये लिख पाई और इस विशिष्ट नज़र से वे अपने पिता की भी समीक्षा कर पाई। इस तरह से निर्मम और कठोर होकर वो अपने पिता के बारे में लिखती हैं कि वे विशिष्ट तो बनना चाहते थे, लेकिन अपनी सामाजिक छवि के बारे में भी जागरूक थे। इस पर प्रश्न भी बनते हैं और प्रश्न नहीं भी बने तो ये पाठ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे हमें समझना चाहिए। पिता जो है वो अपनी सामाजिक छवि, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी मानसिकता है कि भले ही कोई लोग हमारे मदद करने के लिए नहीं आ रहे हैं, हमारे काम नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो कहेंगे क्या, फलाने की बेटी की शादी नहीं हुई है तो दुनिया क्या कह रही है, इसलिए वो चिंतित है। वह लड़की मेरी अगर मुक्केबाजी में चली जाएगी, जो लड़कियों का काम नहीं है, तो मेरा पड़ोस क्या कहेगा, इसलिए लोग चिंतित हो जाते हैं। तो सामाजिक छवि जो है वह ये है कि समाज क्या कहेगा, समाज में मेरा जो एक इमेज है, मेरे बारे में जो लोग सोचते हैं, उसके प्रति मन्नू जी के पिता जागरूक थे, लेकिन वो विशिष्ट भी बनना चाहते थे। अब मन्नू जी कहती हैं कि ये दोनों बातें साथ साथ नहीं हो सकती। आप विशिष्ट हों या आप सामाजिक छवि को अपने ऊपर एक थोप सकें, यही हो सकता है। लेकिन यही अंतर्विरोध था कि विशिष्टता भी उनको चाहिए थी, उनको सब कहें कि वाह भंडारी जी आप तो अलग हैं और आपने ये क्या कमाल किया है, आप दुनिया से एकदम, आप दुनिया के लिए एक नई रीत बना रहे हैं, आप लकीर के फ़कीर भी हो जाएं और कहीं ना कहीं आप अपने को दुनिया की नज़र में ख़ास भी बना सके, ये नहीं हो सकता है। दोनों में टकराहट होगी ही होगी। तो इस बात को आप देखिए कि जब भी आप विशिष्ट होना चाहेंगे, चार लोग ज़रूर आएंगे, कहेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, इसमें तो ये कमी है, ये गलत है, लेकिन आपको अपने इनर वॉइस पे, आपको अपने मन में क्या चल रहा है, क्या आप उसको
उसकी सच्चाई पर यकीन करते हैं? अगर करते हैं तो आप विशिष्ट बन पाएंगे। आपको हो सकता है कि कभी आपने जीवन में जो सोचा है सबकी नज़र में वो उचित नहीं हो, लेकिन आप हर तरफ से उसके बारे में पता करके अपने लिए अगर उचित समझते हैं तो आप उस पर जा सकते हैं। अभी तो हम बहुत सारी चीज़ों को तोड़ रहे हैं, वो सामाजिक बंधनों को हटा रहे हैं और हम नए तरीके से जीवन को देखना सीख रहे हैं। तो मुझे हमेशा ही अपने विद्यार्थियों से इस बात का जिक्र करना अच्छा लगता है। इस पाठ में लेखिका ने एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति की चर्चा की है। उनका भी प्रभाव उन पर बहुत बड़ा है, और क्योंकि लेखिका एक लेखिका हैं, साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, तो हम इस पाठ को, हम इस हिस्से को नहीं छोड़ सकते हैं। वह महत्वपूर्ण व्यक्ति है उनकी अध्यापिका शीला अग्रवाल। जब लेखिका कॉलेज में गई फर्स्ट ईयर में, तो उनका परिचय शीला अग्रवाल से हुआ था। 1945 में उसी साल शीला अग्रवाल ने उस कॉलेज को ज्वाइन किया था, और आगे जिक्र भी है कि वो उनके व्यक्तित्व के चलते कॉलेज वालों ने उनको नोटिस भी थमा दिया। अब शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व कैसा था? वो खुद बहुपठित थी, बहुत सारा कुछ पढ़ा था। एक अच्छा अध्यापक अपने विद्यार्थियों को हमेशा किसी न किसी अच्छी बात के लिए प्रेरित करता है। वह अच्छा साहित्य पढ़ने के लिए हो, अच्छी फिल्में देखने के लिए हो, कहीं ना कहीं वो उनको एक नई दुनिया में प्रवेश कराता है, सामाजिक बदलाव और व्यक्तित्व में सुधार के लिए भी। तो मन्नू भंडारी शीला अग्रवाल को इसी तरीके से याद कर रही हैं कि उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश कराया। अभी तक लेखिका के सामने जो भी चीज़ें मिलती थीं वो पढ़ लेती थीं। अच्छे बुरे की उन्हें कोई बहुत समझ नहीं थी। जो रुचिकर लगा वह पढ़ लिया, जो नहीं मन किया उसे छोड़ दिया। लेकिन शीला अग्रवाल जी ने उनको चुनी हुई किताबें पढ़ने के लिए कहा। शरत चंद्र और प्रेमचंद से आगे बढ़कर अभी तक लेखिका इन्हीं को पढ़ी हुई थी। इनको छोड़कर आगे बढ़कर जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, जिनका हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है, जो प्रेमचंद के बाद के लेखक हैं, इनको पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन उपन्यासों पर बातें की, बहसें की। अब ध्यान रखिए, ये नहीं कहा अध्यापिका ने कि मैं ये मानती हूँ यही मान लो। बहस की कि तुम्हें ये अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें क्या बातें हैं। लेखिका जैनेन्द्र के छोटे छोटे सरल वाक्यों से बहुत अधिक प्रभावित हुई। सुनीता भी पढ़ी और शेखर और एक जीवनी भी, और बताती हैं कि शेखर एक जीवनी तो उनको उन दिनों समझ में नहीं आई, लेकिन बाद में जब उन्होंने नदी का द्वीप पढ़ लिया तो उसके प्रभाव में दोबारा शेखर एक जीवनी पढ़ने लगी। ये दोनों मैं इसलिए जिक्र कर रही हूँ कि अगर आपको हिंदी साहित्य में दिलचस्पी हो तो आप कुछ समय के बाद, अपनी परीक्षाओं के बाद ज़रूर पढ़ सकते हैं ये किताबें। और शेखर एक जीवनी जो है 2 भागों में है। अज्ञेय की लिखी हुई किताब है, उपन्यास है। इसमें मूल्यों के टकराहट और मंथन का युग था। जब भी हम मंथन करते हैं कोई ना कोई बात उससे निकल कर आती है। विचार विमर्श, चर्चा, परिचर्चा सबको शामिल करके होता है मंथन, और जब मंथन होता है तो उससे कुछ निर्णय निकल कर आता है। तो वह मंथन का युग था, किसी निर्णय की तरफ निकलने का। नैतिकताओं पर बहस थी, साहित्य को समाज से जोड़ने की जद्दोजहद थी, और भारत के आज़ादी के बहुत सारे सवाल उन रचनाओं में एक प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भी थे। तो शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा बढ़ाया और साथ ही साथ उनको बताया कि घर की 4 दीवारी के बीच में बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने के बाद अब सामाजिक हस्तक्षेप की ज़रूरत है। अभी तक तो तुमने पिताजी के ड्राइंग रूम से जान लिया है कि देश किस स्थिति में है, लेकिन शीला अग्रवाल ने बताया कि चौराहे पर जाकर उस स्थिति में बदलाव के लिए सक्रिय भागीदारी निभानी जरूरी है। और ऐसी अध्यापिका आखिर उस ज़माने में कैसे बर्दाश्त होती। तो बहुत सारे कारण हुए जिसके चलते उनको भी नोटिस दिया गया और छात्राओं ने इसके बदले में हड़ताल कर दिया। शीला अग्रवाल को लड़कियों को भड़काने के लिए नोटिस दिया गया और लड़कियों ने उनको नोटिस देने के खिलाफ जो है वह कहीं ना कहीं एक हड़ताल कर दिया और कॉलेज बंद हो गया। फिर क्या हुआ, जुलाई में 3rd ईयर की कक्षाएं बंद हो गई। लेखिका की और उसकी 2 साथियों को, 2 और लड़कियों का कॉलेज था, सावित्री कॉलेज, आज भी अजमेर में है।
और मैं यहाँ पर फिर से आपको बताऊं कि मैं अजमेर में बहुत साल रही हूँ, वहाँ किसी और विद्यालय में काम कर रही थी, लेकिन सावित्री स्कूल और सावित्री कॉलेज आज भी वहाँ का लड़कियों का एक प्रमुख विद्यालय और कॉलेज है। तो लेखिका और उनके 2 साथियों को भी उससे बाहर निकाल दिया गया और बाहर जाकर भी उन्होंने बहुत होड़-दंग मचाया और अंततः कॉलेज वालों को अगस्त में 3rd ईयर को खोलना ही पड़ा और इनको वापस लेना पड़ा, इन छात्राओं को। लेकिन इससे भी अधिक लेखिका किस बात से प्रसन्न हैं? कहते हैं कि अगस्त में हमारा कॉलेज ही वापस नहीं खुला, अगस्त में हमारे देश को आज़ादी मिल गई और उस आज़ादी को लेखिका कहती हैं शताब्दी की सबसे बड़ी घटना। जब भी मैं इस अंत तक पहुंचती हूँ मैं बहुत ही रोमांचित हो जाती हूँ। एक किशोर लड़की जो सड़कों पर आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है, जो अपने जीवन के कितने उथल पुथल से गुजर रही है और उसके नवयुवक साथी उसमें शामिल हैं और उसके सपनों को एक दिशा मिलती है देश की आज़ादी से। तो देश की आज़ादी क्यों नहीं उसको रोमांचित करने वाली बात लगेगी। तो आज़ादी पर आकर यह हिस्सा जो हम क्षितिज में पढ़ते हैं वह ख़त्म होता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको यह पाठ पसंद आया, अगर लेखिका के परिवेश में, उनके जीवन में आपकी दिलचस्पी हुई, तो आप इस आत्मकथा को पढ़िएगा। बहुत सरल भाषा में लिखी हुई है, छोटे छोटे जैसे वाक्यों से प्रेरित हैं लेखिका वैसे ही वाक्य हैं, भाषा हिंदुस्तानी है, कहीं से भी बहुत गूढ़ नहीं है। लेकिन जो हमारे देश की आज़ादी के आंदोलन का इतिहास हम पढ़ते हैं, उस इतिहास की ये साहित्यिक प्रस्तुति है। एक सामान्य विद्यार्थी की नज़र से आपकी उम्र की ही थी लेखिका। बड़े होकर वो देखती हैं, वो वापस जाती हैं उस दौर में, वो रीविजिट करती हैं अपनी स्मृतियों को, उन यादों में जा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो हैं तो आप ही की उम्र की, जब इन सारी चीज़ों से गुजर रही हैं, जब वो अपने पिता से टकराहट कर रही हैं। माता पिता का और संतान का किशोर उम्र में ऐसे टकराना सामान्य सी बात है। इस पाठ में भी दिखता है और हम जीवन में भी देखते हैं। कल को हमें आर्ट्स पढ़ना है, ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना है, माता पिता को साइंस पढ़वाना, इसी पे टकराहट हो जाएगी। टकराहट के लिए देश की आज़ादी और नारे लगाने की ही बात नहीं होती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम इस सामाजिक इतिहास को इस पाठ के साथ साथ समझते हैं, वह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास की किताबों में लिखी हुई इबारतें जो है हमें कई बार उबाऊ लगती हैं। ऐसे जी हुई इबारतें जैसे लेखिका ने जीवन जिया, वो हमें बहुत ही सम्मोहित करती हैं। तो आप 10वीं के बाद इस पूरी पुस्तक को भी पढ़ सकते हैं। तो अब है कि इस पाठ से हम क्या क्या ले सकते हैं। देखिए, 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं जो पूरे पाठ को अगर समग्रता में देखें तो आज जो हम स्त्रीवादी नज़रिए से जीवन को देखते हैं, समाज को देखते हैं, तो इसमें एक स्त्रीवादी नज़रिया है, लेकिन उसको कहीं भी थोपा हुआ नहीं है, वह जिया हुआ जीवन है कि कैसे स्त्रियां समाज में अपना हस्तक्षेप बढ़ा रही थीं, कैसे आज़ादी के आंदोलन में वो बाहर आ रही थीं और कैसे सामाजिक रूढ़ियों में उनको जकड़ने की भी कोशिश हो रही थी। कहीं ना कहीं लेखिका लोगों की मानसिकता, वो पिताजी के जो दोस्त हैं उनकी मानसिकता को स्पष्ट करते हुए और ये भी कहते हुए कि मोहल्ले में तरह तरह की खुसुर फुसुर होने लगी, तो ये सारी बातें कहते हुए बता रही हैं कि स्त्रियों से, लड़कियों से किस तरह की अपेक्षा की जा रही थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उन अपेक्षाओं को, उन रूढ़ियों को तोड़ते हुए बाहर नहीं आ रही हैं। तो जो हमारे जीवन में चारों तरफ चीज़ों को अभी स्त्रीवादी नज़रिए से देखने की बात है, तो इस पाठ में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे हम बार बार देखेंगे। गोरे और काले की भी बात आई है कि गोरी है तो उसे पिता का स्नेह ज़्यादा मिल रहा है, मैं काली थी तो मुझे हमेशा हीन भावना रही। तो ये सारी बातें जो हैं, जो हम अभी के जीवन में चर्चा जिन पे करते हैं, वह मिल रही हैं। जो हमारा इतिहास है आज़ादी की लड़ाई का, उसकी भी एक झलक मिल रही है। लेकिन व्यक्तित्व का विश्लेषण भी मिल रहा है कि अलग अलग किस्म के लोग होते हैं इस दुनिया में और उनको हम किस नज़रिए से देखें। पिता को देखिए तो मन्नू जी कहीं भी पिता को एक महान व्यक्ति नहीं बना देती हैं, उनको एक सामान्य मनुष्य रहने देती हैं। उनको हर तरह से आलोचनात्मक नज़र से देख के भी एक विलेन नहीं बनाती हैं। तो ये नहीं है कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है, मनुष्य है। मनुष्य में कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं।
जो इस पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं वह पिता के व्यक्तित्व पे, क्योंकि इस पाठ में उनका ही व्यक्तित्व उभर कर आया है। तो ये प्रश्न बहुत अधिक बनते हैं कि उनका व्यक्तित्व किन रूढ़ियों से, किन अंतर्विरोधों से था, या मन्नू के प्रति उनका व्यवहार क्या था। तो इसको तो हमने सारा पढ़ लिया। आप देख सकते हैं कि वो अपनी बेटी को कहीं ना कहीं इन रूढ़ियों से परे जाकर कुछ करने की छूट दे रहे हैं, लेकिन उस छूट की सीमा जब उनकी सोच से टकराती है तो वो कसमसाने लगते हैं, उनको गुस्सा आने लगता है, उनको लगता है कहीं से इसको रोक दो। लेकिन वह संतान का स्नेह कहिए या प्रगतिशील विचार कहिए, वह रोक भी नहीं कर पाते हैं। तो सामाजिक बंधनों में भी हैं और प्रगतिशील भी हैं। तो एक पूरी पीढ़ी ऐसी रही है जो उन दायरों को तोड़ने की चाह रहती थी, और वो कोशिश करते थे तोड़ने की, और कई बार नहीं कर पाते थे, कई बार कर लेते थे। मन्नू भंडारी के लेखन की, इस पाठ की सबसे सुंदर बात यह है कि वह मूल्य निर्णय नहीं देती है। अब मूल्य निर्णय बहुत बड़ा शब्द कह रही हूँ मैं हिंदी का। जजमेंट नहीं देती हैं। वो ये नहीं कहती हैं कि पिता बुरे थे, पिता अच्छे थे, पिता ऐसे थे, आपको जैसे देखना है देखिए। मेरी नज़र में वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। उस समय में 40 के दशक में वो अपनी बेटी को सामाजिक आंदोलनों में भाग लेने के लिए भेज नहीं रहे थे, मतलब वो जा रही थी तो रोक नहीं रहे थे। वो भेजना नहीं चाह रहे थे लेकिन रोक भी नहीं रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस समय का जो माहौल था देश के लिए प्रेरित करने वाला था, आज़ादी के लिए प्रेरित करने वाला था। आज सोचिए, हम किसी आंदोलन में भाग लेने जाएं, हमारे माता पिता का क्या, इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, वो क्या चाहेंगे, क्या वो चाहेंगे कि हम जाएं या हम नहीं जाएं। आप लोग तो अभी विद्यार्थी हैं, 10वीं में हैं, मैं अगर जाना चाहूँ तो मेरे परिवार के लोग किस दृष्टि से देखेंगे। तो अगर इस नज़रिए से हम उनके पिता को देखते हैं तो हमें लगता है वो उदार हैं, और किसी और नज़रिए से देखते हैं, जैसे 10वीं के बाद अपनी अन्य बेटियों की शादी कर दी, अपनी पत्नी पर इस तरह के का व्यवहार किया, क्रोधित होते रहे, अपनी आर्थिक जो संकट थे उसको किसी से साझा नहीं किया, संतानों को बताया नहीं, और पत्नी से बहुत खफा रहे उसके चलते। जब हम इसको देखते हैं तो लगता है कि वो अच्छे व्यक्ति नहीं थे। कैसे व्यक्ति थे मन्नू जी के पिताजी? सोचिएगा, ऐसे मनुष्य जो होते हैं गुणों से और कमियों से भरे हुए, उनके अंदर की खामियां ही उनको मनुष्य बनाती हैं, देवता नहीं होने देती हैं। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि जो हमारे प्रिय लोग हैं, हमारा दोस्त है, हमारे माता पिता हैं, हमारे दादा दादी हैं, उनको भी देखने की एक दृष्टि कैसी होनी चाहिए, तो तटस्थ हो, जो उनकी अच्छाइयों को और उनकी बुराइयों को एक साथ हम एक तुला में रखकर उसको जांच सकें। यह दृष्टि हमें इस पाठ को पढ़कर मिलती है। जो बहुत चुभने वाली बात है ना, एक स्त्री के तौर पर, एक अध्यापिका के तौर पर, या कहूँ तो एक माँ के भी तौर पर, मुझे ये बात ये लगती है कि इसमें लेखिका कहती हैं कि मुझे अपनी माँ से कहीं ना कहीं सहानुभूति है, लेकिन मुझे अपनी माँ के जैसा नहीं बनना है। मतलब माँ के जैसा नहीं बनना है, ये बहुत अच्छी बात है। वो एकदम अपने थॉट्स में, अपने विचारों में क्लियर हैं, स्पष्ट हैं कि मुझे अपनी माँ का जीवन, अपना जीवन नहीं चाहिए। लेकिन माँ वो जीवन जी रही है, क्या लेखिका उसके लिए कुछ प्रयास कर रही हैं कि माँ वो जीवन न जिए? क्या हम अपनी आज़ादी के लिए उत्तरदायी हैं? अपनी माँ, अपनी बहनों की आज़ादी के लिए नहीं उत्तरदायी हैं? तो मुझे ये बात चुभती है कि हम देखते हैं कि वो उसमें फंसा हुआ है, कोई हमारा अपना ही है, हम कुछ कर नहीं पाते हैं। 10वीं की वो बच्ची नहीं कर सकती थी। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि मन्नू भंडारी को जाकर अपने पिता के खिलाफ आंदोलन कर देना चाहिए था कि माँ से ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर पाई। यह देखकर मेरे मन में एक कसमसाहट होती है, दुख होता है कि एक स्त्री का जो पारिवारिक जीवन है वो किन बंधनों में है। दूसरी तरफ एक शीला अग्रवाल हैं जो अध्यापिका हैं और जिनका एक सामाजिक व्यक्तित्व है, जिनको कॉलेज प्रशासन निकाल भी देता है तो उनकी छात्राएं उनके लिए आंदोलनरत हो जाती हैं। तो कितनी कद्दावर स्त्री होगी उस ज़माने में भी, एक तरफ लेखिका की माँ और एक तरफ शीला अग्रवाल। तो उस ज़माने में भी स्त्रियां इस तरह के अलग अलग व्यक्तित्वों की थीं, आज भी हैं। और हम एक सामाजिक बदलाव के एक लंबे दौर को पार करके आए हैं, जो इस पाठ के द्वारा हमें पता चलता है, दिखता है, और हमें उसे देखना चाहिए और हमें उसे अपने संघर्षों में शामिल करना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि इस पाठ में जो सामाजिक परिवेश है उससे चीज़ें बहुत अधिक बदल गई हैं। हो सकता है मेट्रो सिटीज़ में जहाँ बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में फ्लैट कल्चर हो, जो लेखिका कह रही हैं, वहाँ पे चीज़ें बदल गई हों, लेकिन अभी भी एक बृहत्तर परिदृश्य में, एक बड़े समाज में ये सारी चीज़ें नहीं बदली हैं और इन बदलावों की तरफ हमें जाना चाहिए। इसीलिए हम पढ़ते हैं 10वीं में, इसलिए नहीं कि हम 10वीं के बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर लाएं, वह भी एक उद्देश्य है, लेकिन यह भी उद्देश्य है कि हम अपने परिवेश को, हम अपने समाज को देखें और उसके बदलाव के लिए कोशिश करें। एक विद्यार्थी के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर और एक नागरिक के तौर पर हम इस पाठ से यही लेकर जाएं कि हमारा समाज कैसा है और उसको बदलने के लिए किन किन लोगों ने क्या क्या प्रयास किया है और हम क्या कर सकते हैं, क्या योगदान दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग इन मुख्य बिंदुओं को समझ पाए होंगे और अपने साथ लेकर जाएंगे और इस कक्षा के बाद एक नए नज़रिए से लेखक के जीवन को देखेंगे। उम्मीद है एक कहानी यह भी नामक पाठ आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा और कहीं ना कहीं आपकी दिलचस्पी मन्नू भंडारी के आगे के जीवन में बनी होगी। शीला अग्रवाल जितना तो नहीं, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि ज़रा सा प्रभाव मेरा पड़ा होगा और आप 10वीं की परीक्षा के बाद एक कहानी यह भी नामक उनकी आत्मकथा ज़रूर पढ़ेंगे और फिर बताएंगे कि कैसा लगा आपको उनके बारे में जानकर। बताएं या नहीं बताएं, अगर आप उनके जीवन के बारे में जानें और उनकी रचनाओं को पढ़ें तो शायद इस पाठ को पढ़ने का हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। शुक्रिया।